Good morning, everyone. Ma'am, good Good morning. morning. How are you? We are fine. I am fine, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा। आज के सेशन में हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे। पिछले सेशन में आप लोगों ने हेलन केलर के बारे में पढ़ा था, एक विशेष क्षमता वाली लेडीज थी वो, ठीक है? यस मैम। और इस चैप्टर में हम भी विशेष क्षमता वाले जेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जावेद आब्दी, ठीक है? कैसे उन्होंने ऊंचा किया है, राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया है। आइए इस चैप्टर को पढ़ के हम लोग जानते हैं इनके बारे में, ठीक है? चलिए सभी अब देखेंगे आप लोग, बुक दिखी आप लोगों को? नो मैम। मैम नो। नो मैम। मैम। यस मैम दिख गई। मैम दिख गई। यस मैम दिखी। मैम दिख गई। सबको दिख गई ना? यस मैम। यस मैम। हाँ चलिए बेटा, तो सबसे पहले इसकी रीडिंग करेंगे हम, है ना? जावेद आब्दी जी का साक्षात्कार विधान में लिखा गया है, इनके बारे में इनका साक्षात्कार किया गया है। साक्षात्कार का मतलब आप लोग जानते हैं, किया जाता है। यस मैम। हाँ, कोई आपके सामने हो और आप उससे प्रश्न करें, वो आपके प्रश्नों का उत्तर दे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले सौरभ कनौजिया आप रीड करेंगे। मैम धन्य दोस्तों, पिछले पार्ट में हेलन केलर मैम वॉइस नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए सत्यप्रकाश। पिछले पार्ट में हेलन केलर के बारे में जानने के बाद आइए एक और ऐसे ही व्यक्ति जावेद आब्दी जी का साक्षात्कार पढ़ते हैं और उनके जीवन के बारे में जानते हैं। पाठ से जुड़े कुछ शब्द: पत्रकारिता, जागरूकता, रोजगार, प्रकोष्ठ, कानून। हाँ बेटा, एक बात सुनिए आप सभी लोग, बताइए हेलन केलर और जावेद आब्दी, इन दोनों के व्यक्ति में आपको कुछ अंतर दिखा? कोई एक अंतर बता दीजिए। यस मैम। बताइए बेटा। मैम हेलन केलर अंधी, बहरी और गूंगी थी, बट मैम जावेद आब्दी का बस केवल पैर टूट गया था। मैम वो व्हील चेयर पर बैठते। और कोई अंतर? रुचि आप बताइए। मैम हेलन केलर मैम बहरी और गूंगी थी, पर जावेद जो बता चुके हो, नहीं दूसरा बताइए। मैम हाँ बताइए अमन। मैम हेलन केलर एक ही साल की उम्र में उनकी देखने और सुनने की शक्ति चली गई थी, बट मैम लेकिन जावेद आब्दी की 10 साल के बाद उनके कई दवाइयों के बाद 14 साल की उम्र में तो हम इसका मतलब आपने चैप्टर को पढ़ा है ठीक से, ठीक है? अच्छे बच्चे वही होते हैं, जागरूक बच्चे वही होते हैं जो टीचर्स के पढ़ाने से पहले चैप्टर के बारे में गहन अध्ययन कर ले, ताकि जब टीचर पढ़ाए तो उनके समझ में जल्दी से आ जाए। ये चीज हम देखना चाहते थे आप लोगों की क्वालिटी, ठीक है? हाँ, कभी भी और कोई अंतर बता सकती है तनिष्का? मैम हेलन केलर का जन्म 1965 में हुआ था। मैम हेलन केलर का जन्म मैम 1880 में हुआ था और मैम जावेद आब्दी का जन्म 1965 में। मैम हाँ वो बेटा अनुप्रिया बताइए। मैम जब हेलन केलर का जन्म हुआ था तभी से वो गूंगी, बहरी और बोलने की क्षमता नहीं थी मैम, और जावेद आब्दी का जन्म होने के बाद उनका पैर टूटा था।
सबसे पहले बेटा जिस विशेषता की हम पूछना चाह रहे थे आप भूल गए हो। हेलन केलर विदेशी थी ना? हमारे देश की नहीं थी। यस मैम। जावेद आब्दी जी हमारे देश No, के हैं। ma'am. सबसे पहली विशेषता तो इनकी यही है, ये Yes, भारतीय हैं। Yes, अभी ma'am. आपको जो एक्सरसाइज करना था बुक बी Ma'am, में किसी विशेष क्षमता वाले भारतीय व्यक्तित्व के बारे में, तब आप इनका लिख सकते थे वहाँ, ये भारतीय हैं। जैसे अरुणिमा ma'am. सिन्हा को लिखा Ma'am, आपने, है ना? ऐसे ही आप इनका Yes, भी लिख ma'am. सकते थे। हाँ चलिए बेटा, अब Yes, चलिए रीड कीजिए अनुप्रिया। मैम, जावेद आब्दी का जन्म 1965 में उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में हुआ। यह नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल NCPEDP के संस्थापक हैं। 1993 में उन्होंने इस भाग की स्थापना का कार्य आरंभ किया। 1994 में इन्होंने विकलांगता अधिकार समूह की बुनियाद भी रखी और भारत में विशेष क्षमता वाले लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया। अंततः 1995 में विकलांगता कानून पारित कराने में सफलता प्राप्त की। यह स्वयं भी विशेष क्षमता वाले लोगों में आते हैं। ये तो था बेटा इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी, ठीक है। अभी इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है कि इनका जन्म जो है 1965 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। इन्होंने नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल्स यानी NCPEDP के संस्थापक हैं। इसकी स्थापना इन्होंने की थी, है ना। 1993 में इस विभाग की स्थापना का कार्य आरंभ किया था इन्होंने। इसके बाद 1994 में इन्होंने एक कानून विकलांगता अधिकार कानून की जो समूह की बुनियाद रखी, और उसके बाद इसके अंतर्गत उन्होंने जो विकलांग लोग थे यानी शारीरिक रूप से कोई भी कभी जिस लोगों की थी उनके अधिकार के प्रति उनको जागरूक बनाने का इन्होंने कार्य किया, जागरूकता लाई और उन्हें विकलांगता कानून बनाया। और 1995 में वह कानून जो है पारित हो गई। उस कानून के अंतर्गत बेटा विकलांग लोगों के लिए कुछ आरक्षण, कुछ नियम बने थे, है ना। इसके बाद क्योंकि ये भी खुद ही ये विकलांग थे, इन्होंने बहुत ही कठिनाई संघर्ष झेली थी, इसलिए इन्होंने अपने बलबूते अपने जैसे विकलांग लोगों के लिए कानून ही पारित करवा दिया। उस कानून के अंतर्गत उनको बहुत सारी सुविधाएं दी गई। आगे चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं क्या है। भारत के सभी मैम, भारत में सभी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान भी प्रत्येक भारतवासी को समता का अधिकार समता का अधिकार देता है। इसी को साकार करने की पहल की NCPEDP के मुख्य श्री जावेद आब्दी जी ने। आइए उनसे हुए साक्षात्कार के कुछ अंश पढ़ें और उस पहल के बारे में जाने। हाँ बेटा, तो जो वैसे भी हमारे भारत में समाज के सभी लोगों को एक जैसा समता का अधिकार प्राप्त है ना। लेकिन एक जैसे होते हुए भी समाज में कुछ लोग विकलांग जब आ जाते हैं तो उनको भाई विकलांग है, भगवान ने उन्हें शारीरिक रूप से विकलांग किया है, तो हम मनुष्य का कर्तव्य होता है तो हम उनको कुछ विशेष सुविधाएं दें, है कि नहीं। इसी सुविधा को दिलाने के लिए पहल की शुरुआत किसने की थी? जावेद जी ने, और इसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। तो यहाँ पर उनका साक्षात्कार लिया गया है। तो साक्षात्कारता देखिए, अभी इसमें से साक्षात्कार विधा का हम प्रयोग करते हुए बातें करेंगे। 1 मिनट, सभी लोग स्क्रीन पे रहोगे ना? यस मैम। रुक जाइए। इसमें से हमें 2 व्यक्ति को चुनना है। एक जावेद आब्दी बनेंगे, अमन वर्मा।
ठीक है, और साक्षात्कारता बनेंगे Yes, ma'am. अनिल मौर्य। Yes, ma'am. तो आपको अपने Yes, अपने ma'am. सेंटेंस बोलने हैं, और हाँ, सेंटेंस बोलने के बाद थोड़ा विराम लोगे, नहीं कि सुपर फास्ट Yes, की ma'am. तरह आप भागोगे। ठीक है, Yes, चलिए ma'am. हम बुक शेयर Yes, करते ma'am. हैं फिर से, और आप लोग ध्यान से सुनेंगे, Yes, ma'am. समझेंगे। ठीक है, तो चलिए साक्षात्कारता जी Yes, ma'am. साक्षात्कार लीजिए। Yes, ma'am. साक्षात्कारकर्ता अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ बेटा बताएं। अनिल, एक मिनट, साक्षात्कारता आप खुद हो, तो आपको इस वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है। Yes, ma'am. आप Yes, ma'am. साक्षात्कारता हो, तो साक्षात्कारता बोलना नहीं है आपको, बस जहाँ साक्षात्कारता Yes, ma'am. लिखा है वहाँ के जो है प्रश्न को आपको केवल पूछना है, आंसर देंगे ma'am. जावेद आब्दी जी यानी अमन जी। ठीक, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ बताएं। मेरा जन्म अलीगढ़ में बहुत ही साधारण परिवार में हुआ। मेरे पिता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक थे। मैं अपने माता पिता की पहली संतान था। मुझे लेकर घर में काफी उत्साह था, एक खुशी का माहौल था। लेकिन पैदाइश के तुरंत बाद डॉक्टरों ने मेरी पीठ पर एक सूजन सी देखी और उसके आधार पर मेरे माता पिता से कहा कि ये बच्चा 20 दिन से ज्यादा नहीं जी सकेगा। खैर, मेरे माता पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने मुझे मेरा नाम दिया जावेद। जावेद का अरबी भाषा में मतलब होता है अमर, जो कभी ना मरे। मेरे पिता और दोस्तों के बीच आज भी ये परिवार। मजाक का विषय है। यस मैम, परिवार के बीच आज भी ये मजाक का विषय है कि कुछ हो ना हो, कम से कम नाम ने अपना असर दिखाया। 20 दिन क्या, 20 साल से भी ऊपर तुम्हारा जीवन कायम है। हाँ देखिए, आगे जानिए, क्या हुआ? हाँ कितना कितना अच्छा यहाँ दिया गया है कि हर व्यक्ति के नाम का असर जो है, जरूर कुछ न कुछ असर तो उसके व्यक्तिगत जीवन में पड़ता ही है। इसीलिए नाम को काफी Yes, सोच ma'am. समझ कर रखना चाहिए। नाम का असर Yes, कहीं न ma'am. कहीं जीवन में दिखता है। अभी आपने जावेद के बारे में पढ़ा, जावेद का अरबी भाषा में अर्थ होता है अमर। जिस जावेद को Yes, पैदा ma'am. होते ही डॉक्टर ने कहा था 20 दिन से ज्यादा बच्चा नहीं जिएगा, वो बच्चा कितने 20 सालों तक रहा, कितना बड़ा काम मैम 20 साल उसके बाद तो खत्म हुए हैं। यस मैम, मैं 20 साल से तो भी आप 20 साल से ऊपर चीज को जाने रही कि नाम का असर होता है। इसीलिए अगर किसी का नाम उल्टा सीधा रखा जाए तो पहले नाम के अर्थ को समझ के उसका नाम सही रखना चाहिए। यस मैम। चलिए आगे आगे क्या होता है। आगे क्या हुआ? 8 साल तक मैं बिल्कुल सामान्य रहा, दौड़ता था, चलता था। फिर 8 साल की उम्र में समस्याएं शुरू हुई। थोड़ा सा पाँव में लंग आया। उसके बाद सर्जरी हुई। 10 साल की उम्र में दोबारा सर्जरी हुई। 10 साल की उम्र तक मैं बैसाखी पर आ गया था और 15 साल की उम्र तक आते आते मैं व्हील चेयर पर आ गया। यानी जो सूजन का कारण था, उस सूजन के कारण से उसकी शरीर की कोई नस ऐसी थी जो यानी ऊपर से नीचे तक नस दौड़ती रहती है, खून का दौरा होता है शरीर में। तो कोई ऐसी नस थी जिसमें सूजन था, धीरे धीरे करके उसका असर हुआ कि पैर, वो नस पैर से संबंधित थी और पैर से नस सूख गई तो उनका पैर जो है काम करना, कुछ दिन तो लंगड़ा के चले, लेकिन धीरे धीरे वो नस सूखती गई और फिर जब लंगड़ा के चलते थे तो बैसाखी के सहारे चलते थे। जब वो पूरा बिल्कुल अपंग हो गए तो उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। यानी 15 साल की उम्र होते होते व्हील चेयर पे आ गए। इस बदलाव के कारण आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ये जो मेरा बदलाव था सामान्य से बैसाखी और व्हील चेयर पर आने का, ये बड़ा खूबसूरत स्लो प्रोसेस है जिसको मैंने बड़े ही सकारात्मक ढंग से लिया। यस मैम, सकारात्मक ढंग से लिया। इस तरह से लिया कि मेरी विकलांगता से दोस्ती हो गई और मैंने कभी अपने आप को विकलांग महसूस नहीं किया। इसे लेकर मेरे अंदर
कभी कोई नाराजगी नहीं थी, गुस्सा नहीं था। अगर मैं ऐसा हूँ तो हूँ। मेरा एक छोटा भाई और एक बहन है। मेरे माता पिता ने भी कभी अभी भेदभाव नहीं किया। आमतौर पर जैसा सुनने में आता है, सबकी अपनी अलग कहानी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि बचपन बड़ा बुरा गुजरा, या बच्चों ने चिढ़ाया, या मोहल्ले वाले अच्छे नहीं थे। सबके अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ। मेरे घर वाले, पड़ोस, दोस्त सब अच्छे थे। स्कूल में मेरी कक्षा को हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर रखने का इंतजाम किया गया। अन्य साधारण बच्चों की तरह ही बर्ताव किया जाता था। सजा भी मिलती थी, डांट भी पड़ती थी। मैंने अलीगढ़ से ही अपना हाई स्कूल और बीए किया। हाँ, देखिए ध्यान दीजिए, यानी विकलांगता का उनके सामान्य जीवन पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कहीं भी अड़ोस पड़ोस में हो या स्कूल में हो, है ना, या घर पे हो, किसी ने कभी उन्हें कोई चिढ़ाया नहीं। और ना ही जावेद जी कभी जो है नर्वस हुए। जैसे कि आपने हेलन केलर के बारे में पढ़ा था कि वो जब नहीं बोल पाती थी, नहीं कर पाती थी, तो झुंझलाहट होती थी, गुस्सा आती थी, पटकती थी, है ना, इस तरह की प्रतिक्रियाएं उनकी थी। लेकिन जावेद जी हमेशा सामान बने रहे। खुद ही कह रहे हैं कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं विकलांग हूँ, न मैं कभी गुस्सा हूँ। अगर मैं हूँ ऐसा तो हूँ, कभी उनके अपने आप पे गुस्सा नहीं आया। ना ही कभी उनके पेरेंट्स ने भेदभाव किया, ना ही और भी पास पड़ोस ने, ना ही स्कूल में। जैसे सब बच्चे एक साथ पढ़ते थे, रहते थे, जो है टीचर्स उन्हें डांटते थे, उसी तरह सा व्यवहार इनके भी साथ किया गया। तभी तो ये वहाँ अलीगढ़ से ही हाई स्कूल भी पास किए, इंटर, फिर बीए, है ना, सारी परीक्षाएं उन्होंने वहीं से की। चलिए आगे। एनसीपीईडीपी से जुड़ने का मौका आपको कैसे मिला? एनसीपीईडीपी से जुड़ना मेरे लिए आसान नहीं था। पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे काफी मशक्कत के बाद अच्छी खासी पहचान मिल गई थी। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में थे, है ना, तो उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में रहने से इनकी जो है सबसे पहचान हो गई। पत्रकार लोग की पहचान होती है। पत्रकार को जान रहे हो ना, किसी घटना को छापने का जो है यस मैम, काम, जानकारी इकट्ठा करना प्रेस के लिए, तो उन्हें जो है पहचान मिल गई थी, इसलिए इन्हें इसके लिए दिक्कत नहीं पड़ना पड़ा। चलिए। पत्रकारिता। पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, परंतु डॉक्टरी की पढ़ाई में मेरी रुचि नहीं थी। मैं पत्रकार बनना चाहता था। मुझे लिखने पढ़ने का ज्यादा शौक था। फिर आगे चलकर एक मौका मिला, एक स्कॉलरशिप मिली, अमेरिका जाने का मौका मिला। बहुत कम उम्र में 1985 में मैं अमेरिका चला गया था। तब 20 साल का था। मैं वहां रहकर 4 साल पढ़ाई की और पत्रकारिता की डिग्री ली। इतनी भारी डिग्री पाने के बाद खुद पर गर्व था, घमंड नहीं था, भरोसा था, यकीन था। तब बुखार चढ़ा कि मैं भारत लौटूंगा। मुझे लगा 4 साल की डिग्री है मेरे पास, परंतु उसके बाद भी नौकरी नहीं मिली। यहाँ आने के 6 महीने बाद तक मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। यह मेरी जिंदगी का पहला सबसे बड़ा झटका था। ध्यान दीजिए, पत्रकारिता यानी इनके पिताजी इन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, है ना, लेकिन इनकी रुचि जो है डॉक्टरी की पढ़ाई में नहीं थी। इन्हें तो लिखने पढ़ने का शौक था, तो इन्हें स्कॉलरशिप मिली। पढ़ने में अच्छे थे, स्कॉलरशिप मिलती है ना, अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है तो इसे सरकार द्वारा स्कॉलरशिप मिलती है। तो इन्हें मिला, और उस स्कॉलरशिप के माध्यम से इन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला। वहां से इन्हें कोर्स करना था पत्रकारिता का। तो 4 साल वहां रह के इन्होंने पत्रकारिता का कोर्स किया।
इन्हें भाई पढ़े पढ़े लिखे तो इन्हें अपने आप पे गर्व फीलिंग हुई कि हम अमेरिका में आके पत्रकारिता का कोर्स किए हैं, तो क्या हमें नौकरी नहीं मिलेगी। इसके बाद ये भारत चले आए कि अपने देश में जाकर मैं नौकरी करूंगा। यहाँ जब आए तो 6 महीने तक इन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। तब इन्हें बहुत ही झटका लगा कि यहाँ नौकरी नहीं मिली इतना पढ़ लिख कर। देखिए आगे क्या होता है, नौकरी क्यों नहीं मिली इसका कारण भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। चलिए आगे पढ़िए। मैं जहाँ कहीं लेकिन क्यों मैं जहाँ कहीं साक्षात्कार देने जाता वहाँ कोई मेरी डिग्री मेरी प्रतिभा को नहीं देखता। देखता तो व्हील चेयर पर बैठे आदमी को। पहले से अनुमान लगा लिया जाता कि यह व्यक्ति पत्रकार कैसे बन सकता। मेरी पीठ थपथपाकर मुझसे कहा जाता कि आप बहादुर हैं, परंतु आपने गलत रास्ता चुना है। मुझे सुझाव दिए जाते कि आप कोई ऐसी नौकरी करें जिसमें आपको अधिकतर बैठा रहना हो या पहली बार यस मैम अधिकतर बैठा रहना हो या पहली बार था जब विकलांग मेरे चेहरे के सामने थी। यानी जीवन में पढ़ाई लिखाई उन्होंने की, अमेरिका तक गए, डिग्री भी ली, कभी भी उन्हें ये फीलिंग नहीं हुआ या नहीं उनको मतलब झटका लगा कि हाँ मैं विकलांग हूँ। ऐसा अनुभव करने का मौका उन्हें कभी नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के भारत आई और नौकरी नहीं मिला, और जहाँ कहीं भी नौकरी के लिए जाते थे तो लोग उनकी प्रतिभा उनकी डिग्री को नहीं देखते थे। व्हील चेयर पे बैठे हुए देखे तो इनको जो है अपाहिज मानकर लोग इनको यही सलाह दे कि आप वो नौकरी कीजिए कि जहां आपको अधिकतर समय बैठा रहना पड़े। तब उन्हें यह अनुभव हुआ कि मैं विकलांग हूँ। इससे पहले इन्हें अनुभव नहीं था कि मैं विकलांग हूँ। ये सामान अपने आप को सामान महसूस करते थे। आगे चलिए। यस मैम। इस सच्चाई से सामना होने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? यहाँ लौटकर मैं बहुत हैरान था कि विशेष क्षमता वाले लोगों के लिए ऐसी मानसिकता सोच का कारण क्या है। विदेश जाकर मेरी आंखें खुल गई थी। वहाँ एक अलग दुनिया थी। यूनिवर्सिटी में एक भी कोना ऐसा नहीं था जहाँ कोई विकलांग आसानी से चल फिर ना सके, आ जा ना सके। पूरी यूनिवर्सिटी एक्सेसिबल थी। क्लासरूम, अपार्टमेंट्स, लाइब्रेरी, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, बसें वगैरह सब मन में सवाल यस मैम सब मन में सवाल आता था कि जैसा यहाँ है वैसा अपने देश में क्यों नहीं है। बहरहाल मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने स्वतंत्र रूप से कई छोटे छोटे अखबारों के लिए लिखना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे मेरे लेखन से पहचान मिली। लोगों की नजर अब मेरी विकलांगता से हटकर मेरे काम पर गई। 6 महीने के भीतर पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरा नाम और काम जमना शुरू हुआ। फिर अचानक जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। मुझे राजीव गांधी फाउंडेशन में काम करने का अवसर मिला। मुझे फाउंडेशन में काम करने का अवसर मिला। मुझे विकलांगता प्रकोष्ठ को स्थापित करने का बड़ा मौका मिला। यस मैम। प्रकोष्ठ मैम यस मैम। हाँ बेटा। मैम डिस्कनेक्ट नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बेटा हो गया था। हाँ चलिए। दिखी ना बुक सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए पढ़िए बेटा। तब आपने क्या किया और क्यों? मैंने पत्रकारिता छोड़ने का फैसला किया, लेकिन यह मेरे लिए आसान नहीं था।
पत्रकारिता मेरी जिंदगी थी। उसके लिए मैंने अपने जीवन के 4 साल दिए। अमेरिका से डिग्री ली, वापस लौटकर भारत आया। मस्कत की मशक्कत डबल का है। मशक्कत की पहचान हासिल की। फिर मुझे लगा कि एक पत्रकार कम हो जाएगा तो अखबार मैगजीन बंद नहीं हो जाएगी, लेकिन एक व्यक्ति विकलांगता की दुनिया से जुड़ जाता है तो शायद एक बदलाव आ सके। बस इसी सोच के साथ मैंने एनडीपीईडीपी से जुड़ना स्वीकार किया। हालांकि मुझे अपने व्यक्तित्व अनुभव के अलावा और कुछ नहीं पता था। तरह तरह की विकलांगता के नाम भी नहीं पता थे। देखिए, तो एक समय ऐसा आया जब इन्हें राजीव गांधी फाउंडेशन में काम करने का मौका मिला। वो भी कौन सा काम करने का, यानी विकलांगता प्रकोष्ठ स्थापित करने का मौका मिला। तब इनके सामने समस्या हुई कि पत्रकारिता को छोड़े या इसको करें, लेकिन बाद में इन्होंने निर्णय लिया कि अगर पत्रकारिता छोड़ भी देते हैं तो इससे कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा पत्रकार की दुनिया में, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दूंगा जो फाउंडेशन में विकलांगता प्रकोष्ठ में मुझे मौका मिला है काम करने का, तो यहाँ अगर मैं इसमें काम करूंगा तो मैं कोई विकलांग लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा, है ना। या इसी सोच के कारण जो है उन्होंने पत्रकारिता को छोड़कर, जो कि उनका कैरियर था, उसको छोड़कर एनसीपीईडी का इन्होंने जुड़ना स्वीकार किया। जब उन्होंने ज्वाइन किया तब उनके पास व्यक्तिगत अनुभव कुछ नहीं था, केवल उनके ऊपर जो विकलांगता की जो फीलिंग्स थी उनकी, बस वही उनका अनुभव था। बाकी विकलांगता की श्रेणी कितना है, कैसे किन किन लोगों को रखा जाता है, क्या होता है, इसकी फीलिंग्स इन्हें नहीं थी, इसके बारे में नहीं था। लेकिन इन्होंने जब उसको ज्वाइन किया तब धीरे धीरे देखिए आगे उन्होंने किस प्रकार से विकलांगता कानून पारित कराया, कैसे आगे पहुंचे। आइए देखते हैं इनके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन, अनिल मौर्य। एनसीपीईडीपी की स्थापना का लक्ष्य क्या है? देखिए, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा ना एनसीपीईडी, तो इसका मतलब क्या है या इसका काम क्या है ना, इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। बताइए अमन। एनसीपीईडीपी एक ऐसी संस्था है जो विशेष क्षमता वाले लोगों के अधिकारों, आवश्यकताओं आदि के लिए कार्य करती है। इसके 5 आधार स्तंभ हैं: शिक्षा, रोजगार, चलत फिरत या पहुंच के साधन या कानून, योजनाएं और जागरूकता। शिक्षा के बिना रोजगार संभव नहीं है। रोजगार पाने के लिए विशेष क्षमता वाले लोगों के लिए आने जाने संबंधी सुविधाएं अनिवार्य हैं। इस सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक नियम कानून बनवाने के लिए प्रयास करना और उनसे जुड़ी जानकारी जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। हमारे प्रयासों से 1952 में विकलांग अधिकार संगठन बना। इस संगठन के प्रयासों से 1995 में देश का पहला डिसेबिलिटी एक्ट यानी विकलांगता संबंधी कानून बना। आजादी के पूरे 48 वर्ष बाद, हालांकि इसमें और बदलाव लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। देखिए, तो यानी इनकी जो है कार्य रंग लाई और 1995 में विकलांगता का कानून पारित किया गया। ठीक है, इससे जो है विकलांग लोगों के जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। यानी हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के 48 साल बाद विकलांग लोगों के लिए कुछ कानून बन पाया, वो भी इनके जो है कठिन प्रयासों के द्वारा, जावेद जी के। ठीक है, चलिए आगे का साक्षात्कार। ऐसा क्या है जो दिन ब दिन आपके इरादे को मजबूत करता है? यह सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है, लेकिन मुझे नहीं पता। सच में मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता,
लेकिन यह सच है कि आज भी जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ तो मुझे वही उतावलापन, वही खुशी महसूस होती है जो पहले दिन होती थी। शायद वजह ये है कि मुझे जिंदगी से बहुत कुछ मिला है। मैं जिंदगी की तरफ मुड़कर देखूं तो जहां तक भी मैं पहुंचा, वहां तक पहुंचने में ना जाने कितने लोगों का साथ है। शायद मैं वह वापस लौटाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता, या फिर ये है कि एक दीवानगी है, दीवानगी है, जुनून जुनून है, है। पागलपन है, जिद है। कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद है बेहतर भारत बनाने की। भारत बदलेगा जब कानून बदलेंगे, नीतियां बदलेंगी। केवल वर्कशॉप, सेमिनार से भारत नहीं बदलेगा। अपने काम की तुलना में कठफोरवा चिड़िया से करता हूँ। वह इतनी छोटी सी चिड़िया होती है और पेड़ का तना इतना मोटा होता है। अगर वह हार मान ले कि मैं अपनी छोटी सी चोंच से पेड़ के तने में अपना घर नहीं बना सकती, परंतु वह हार नहीं मानती। उसका आत्मविश्वास देखने लायक है। जब वह पहली चोंच मारती होगी तो तने की खाल भी नहीं छिलती होगी, परंतु ना जाने कितने लाखों करोड़ों प्रयासों के बाद उसे सफलता मिलती होगी। जैसे वह हिम्मत नहीं हारती, ठीक वैसे ही मैं भी विशेष क्षमता वाले लोगों को अपने अधिकार दिलवाने के लिए प्रयास करता रहना चाहता हूँ। मेरी जॉब बहुत ही थैंकलेस जॉब है, लेकिन अत्यधिक संतुष्टिपूर्ण भी है। देखिए कैसे इन्होंने अपने कामों की तुलना कठफोड़वा चिड़िया से की। कठफोड़वा चिड़िया के बारे में जानते हो, है ना? वह अपनी छोटी सी चोंच से पेड़ का तना इतना मोटा होता है, मारती रहती है। अगर वह हार मान ले कि मैं इस पे जो है छेद नहीं बना सकती हूँ, इसको फोड़ नहीं सकती हूँ, तो वह काम कर पाए, लेकिन नहीं, वह हिम्मत बनाती है और बार बार जो है उस पे अपना चोंच मारती है। लेकिन जब लाखों करोड़ों बार वो ऐसा करेगी तो एक न एक दिन उसमें दरार पड़ेगी तने में, और फिर जब दरार पड़ी तो धीरे धीरे करके उसमें होल होगा और वहां अपना घोंसला बना सकती है। ठीक वैसे ही जावेद जी ने भी एक छोटी सी पहल की शुरुआत की थी और फिर धीरे धीरे उन्होंने विकलांग लोगों के लिए कानून बना डाला। चलिए आगे उन्होंने क्या हम लोगों के लिए क्या संदेश, पाठक हम ही लोग तो हैं जो पढ़ रहे हैं उनके बारे में, तो हम लोगों के लिए उन्होंने संदेश क्या दिया है, देखिए। आप पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? विशेष क्षमता वाले लोग भी उसी तरह देश के उतने ही नागरिक हैं जैसे सामान्य नागरिक है। उनका भी देश पर उतना ही अधिकार है जितना आपका। देश की आबादी का बहुत बड़ा भाग विशेष क्षमता वाले लोगों का है। यदि इस भाग को रोजगार मिले, कार्यालय स्थल तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक साधन मिले, तो न केवल वे लोग आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बनेंगे, बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। इसीलिए उन्हें रोजगार दिलाना मेरा लक्ष्य है। वैसे हमारे प्रयासों से थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। चलिए अनिल। आपके इस निस्वार्थ प्रयास के लिए हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपसे मिलना और आपका साक्षात्कार लेना हमारे लिए एक यादगार अनुभव रहेगा। साक्षात्कार लेने के बाद बाहर निकलते हुए बस यही सब मेरे मन में गूंज रहे थे। सेनानी करो प्रयाण, अभ्य भावी इतिहास तुम्हारा है।
एनक अमा से अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। तुम्हारा है। यानी अगर आप किसी चीज के लिए, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहल करोगे, प्रयास करोगे, तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इतिहास ये गवाह है कि कोई भी परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी न कभी तो सफलता प्राप्त जरूर किया है। आप लोग मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है आगे आप हिस्ट्री पढ़े तो उसमें जाने कि उन्होंने 1, 2, 3 नहीं 17 बार सोमनाथ मंदिर पर हम आक्रमण किया था। किस लिए किया था? वहां के अपार धन दौलत को लूटने के लिए। मंदिरों में पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था ना। हाँ, यस मैम। यस मैम। तो हमारे देश के मंदिरों में मतलब खजाने होते थे, हीरा जवाहरात सोने चांदी लोग चढ़ाते थे, चढ़ावा। यस मैम। सिक्का जो होते थे, सोने चांदी के सिक्के होते थे पहले के समय में। तो बहुत ही अपार धन दौलत मंदिरों में होती थी। उसी सोमनाथ के मंदिर में मतलब बहुत सारे खजाने थे, उसी को उन्होंने सुन रखा था और उसी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 17 बार आक्रमण किया, तब जाके सफलता प्राप्त की। और यह प्रेरणा उसे किससे मिली थी? अभी आपको बता दें, किससे मिली थी जानते हो? मकड़ी से मिली थी। यह प्रेरणा उसे मकड़ी से मिली थी। एक छोटी मकड़ी जो जाले बनाती हैं, कमरे में लेटा था और नजर उसकी जो है मकड़ी की जाले तरफ गई, तो ध्यान से देख रहा था। मकड़ी एक बार जाला बनाती है, फिर गिर जाती है, जाला नहीं बनता है, फिर उठती है, फिर से जाला बुनने लगती है ना, फिर गिर जाती, फिर चढ़ जाती, फिर बुनने लगती। तो ऐसे ऐसे उन्होंने उसको प्रयास किया कि छोटी सी जीव मकड़ी है और बार बार प्रयास करी। अंत में मकड़ी का प्रयास सफल होता है और जाला अपना जाला बना लेती। जाला क्या होता है? उसके लिए घर होता है ना। बस उसी से उसको प्रेरणा मिली। हाँ, उसी से उसको प्रेरणा मिली और उन्होंने अपना जो है आक्रमण करके फिर 17वें बार सफलता प्राप्त की। चलिए बेटा, तो बहुत ही अच्छा जो है सिलेबस रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी मिली है। अभी कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अगले सेशन में, ठीक है? तो एक बार आप लोग आज करेंगे, आप लोग एक सारे क्वेश्चन को पढ़ के उसके आंसर को तैयार रखेंगे। आज का वर्क आपका यही रहेगा। कुछ लिखने पढ़ने को नहीं दे रही हैं, मतलब लिखने को नहीं दे रही हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ के इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो सकता है, इसको आप तैयार रखिएगा। अगले सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब लिखने का काम, अब आप तो हमें मिलोगे, किस दिन मिलोगे? मंगलवार को मिलोगे ना? हाँ, तो ट्यूसडे को, हाँ, तो ट्यूसडे को किसी का बर्थडे रहेगा, उसके बारे में आप लोग हमें मंडे को होमवर्क में करके दे दो ना। या तो ट्यूसडे को या सुन लेंगे, ठीक है? मैम किसका बर्थडे है? मैम सुन लीजिएगा। हम बताएंगे नहीं। अब जिसका भी बर्थडे होगा उसके बारे में आपको पूरी जो है संक्षिप्त जानकारी आपको रखनी है। तो मिलेंगे तो हम सुनेंगे ट्यूसडे को और ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब किसका हम नहीं बताएंगे आपको। अब आप लोग होशियार हो, आप लोग करोगे। आज आप लोग इसको पढ़ के ध्यान से सर्च कर लेंगे। हाँ, कोई किसी को बताएगा नहीं। मैं स्वामी विवेक। मैम रुक जाओ मैम, हम भी हाँ, चलिए बेटा, ठीक है, जान गए, क्योंकि आप लोग